हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मेंटोर CS शैलेश बुरानी। एंड मैं जो आज का एक वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं अबाउट आ रीसेंट पेपर जो अपन को भेजा गया है रिगार्डिंग लॉ के पेपर डिस्कशन से पहले अपन को चीज जो समझने की रहेगी कि लॉ के आंसर लिखने किस तरीके से रहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो अपने लिए आता है मोस्टली स्टूडेंट्स का, दैट इज सर लॉ के चीजें सारी याद हमको हो जाती है बट आंसर किस तरीके से लिखना ये हमको समझ में नहीं आ रहा। एंड सेकेंडली जब हम आंसर लिखते हैं हमारे हिसाब से कंटेंट सारा सही है फिर भी हमारे मार्क्स कट जाते हैं। सो पहले अपन उन टेक्निकलिटीज के ऊपर डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद अपन पेपर के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। लॉ के किसी भी आंसर को लिखने के लिए आपको बेसिक एक फ्रेमवर्क समझने का रहेगा, दैट इज हर आंसर को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए रहेगा। द फर्स्ट पार्ट वुड बी द प्रोविजन, यानी आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के आउटलाइन बनानी है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन किस प्रोविजन से रिलेट करता है, किस चैप्टर से रिलेट करता है। सो पहले आपको वो प्रोविजन समझाना पड़ेगा, फिर आपको आना पड़ेगा फैक्ट ऑफ द केस के अंदर। अगर केस बेस्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको, आप सीधा प्रोविजन वहां पर लिख देंगे। बट अगर कहीं पे केस बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो पहले आपने प्रोविजन लिखा, फिर जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है अबाउट द फैक्ट ऑफ द केस उसके बारे में आप डिटेल्स मेंशन करेंगे। एंड यहां सबसे ज्यादा गलती अपन करते हैं, दैट इज अपन एज इट इज पूरा का पूरा क्वेश्चन वहां पर वापस टाइप करके लिख देते, वापस अपन सारा का सारा एज इट इज छाप देते हैं। वो चीज अपन को नहीं करनी, वो गलती अपन को नहीं करनी। अपन को जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है केस के अंदर वो वहां पर मेंशन करने हैं। एंड लास्ट में अपना जो थर्ड पैराग्राफ रहने वाला है दैट वुड बी ऑफ कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर अपन इंक्लूड करेंगे कि हमारे हिसाब से इस पर्टिकुलर केस में ये पर्टिकुलर प्रोविजन क्यों लगा। तो ये 3 पार्ट्स में आपको हर आंसर केस बेस का लिखना पड़ेगा। एंड सेकेंडली जहां पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट की क्वेश्चन आएंगे अपने पास मोस्टली, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कौन सा सामान कहां से किसके पास बिका, अगर उसने फर्दर ट्रांसफर करा तो किसके पास गया, वो सारी की सारी डिटेल्स भी आपको टाइमलाइन फॉर्म में बनानी पड़ेगी ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को। सबसे पहला क्वेश्चन जो अपन को दे रखा है दैट इज भार्गव फाउंड गोल्ड एंड डायमंड स्टडेड रिस्ट वॉच वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज ऑन द रोड साइड। He picked up and then advertised in the newspaper that the true owner thereof can take the watch after showing proper evidence, यानी आप प्रॉपर प्रूफ के साथ जो भी आपके पास बिल है इतनी महंगी घड़ी खरीदने का वो बिल लाइए, शो कीजिए। अगर मुझे लगता है आप ओरिजिनल ओनर है तो मैं आपको घड़ी हैंड ओवर कर दूंगा। आफ्टर वेटिंग फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द ट्रू ओनर डिड नॉट टर्न अप he gifted that wristwatch to his son Ramesh. A few days later, Suresh, the true owner of watch, somehow noticed his watch on the wrist of Ramesh. He approached him to collect the same, but Ramesh refused. In the evening, Bhargav called Suresh and told him that he has incurred an expenditure of 20,000 to find the true owner, and if he fails to reimburse him the lawful expenses incurred on finding the true owner, he would sue him for the recovery thereof or retain the possession of the watch with him till recovery. यानी उसने कहा अगर मुझे ये जो खर्चा मैंने 20,000 रुपए किया है, अगर मुझे ये खर्चे का रीइंबर्समेंट नहीं मिलता तो मैं वॉच अपने पास रखूंगा या उसके अगेंस्ट में आपको केस फाइल कर दूंगा कि मेरे पैसे मुझे मिलने चाहिए। इवन ही कैन सेल द वॉच फॉर रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस। एडवाइस वेदर द फॉलोइंग एक्शन ऑफ भार्गव were lawful according to the provision of Indian Contract Act 1872. अब सबसे पहली चीज तो अपन को समझनी है यहाँ पर प्रोविजन कौन सा लग रहा है। सो प्रोविजन जो अपने लिए लगेगा दैट वुड बी ऑफ क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हो जाता है पार्टीज का इंटेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने का, बट ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, इट रिजेंबल्स एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। अब क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शंस लगते हैं अपने 68 से लेकर 72, जिसके अंदर अपना एक सेक्शन है दैट रिलेट्स टू फाइंडर ऑफ गुड्स। यानी अगर आपको किसी का सामान गिरा हुआ मिल जाता है, जो मोस्टली अपन को क्लासेस में पढ़ाया जाता है, अगर आपको किसी का गिरा हुआ वॉलेट मिल गया, यहाँ पर वॉलेट की जगह आपको वॉच बताया गया, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे पहले अपन को वही प्रोविजन बताया गया दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, सेक्शन 71। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट 68 से 72 तक चलते हैं, उसमें सेक्शन 71 के बारे में अपन को बताया गया। A person who finds the goods belonging to another and takes them into custody is subject to same responsibility as if
ही वर अ बेली। नाउ बेलमेंट अपन ने पढ़ा होगा, एक पार्टी हो जाती है बेलर, दूसरी पार्टी हो जाती है बेली। ओरिजिनल ओनर बेलर होता है, वो गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर करता है टू द बेली। तो यहां पर अगर फाइंडर ऑफ गुड्स का कंसेप्ट चल रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको किसी और के गिरे हुए गुड्स मिले तो आप हो गए बेलर, जिसके गुड्स अभी आप, जिसके ओरिजिनल गुड्स थे वो हो गया बेलर, आप हो गए बेली, यानी आपके पास गुड्स का पोजेशन है, आप उस गुड्स के ओनर नहीं है। Thus, a finder of lost goods has to take care of the property as a man of ordinary prudence, यानी वो जैसे खुद के सामान का ध्यान रखेगा वैसे सामने वाले के भी सामान का ध्यान रखना है। And no right to appropriate the goods and to restore the goods if the original owner is found. साथ ही साथ फाइंडर ऑफ गुड्स के केस में ये हो जाता है, अगर आपने वॉलंटरीली कोई एक्सपेंसेस इनकर करें, या अपन कह सकते हैं ओरिजिनल ओनर को ढूंढने के लिए एक्सपेंसेस इनकर करें, तो वो आपके अपनी खुद की इच्छा से करें, उससे रिलेटेड आप रिटेन करके रख सकते हो गुड्स को, बट सामने वाले के ऊपर केस नहीं कर सकते। सो अगर अपन देखें क्वेश्चन में जो अपन को पूछा गया है, सबसे पहला गिफ्टिंग द रिस्ट वॉच टू हिज सन, क्या ये वैलिड है या नहीं है? तो ये वैलिड नहीं होगा। रीजन बीइंग आपके पास ओनरशिप नहीं थी, एंड गुड्स तभी ट्रांसफर कर सकते हो जब आप ओनर हो, तो आप ओनर नहीं हो, आप गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो, दैट इज नॉट वैलिड ओवर द वॉच एंड कुड नॉट लीगली ट्रांसफर इट टू समवन एल्स। सेकंड, जो आपने वार्निंग दी केस करने की, केस आप नहीं कर सकते। भार्गव हैज नो राइट टू सू सुरेश फॉर द एक्सपेंसेस वॉलंटरीली इनकर्ड बाय भार्गव इन फाइंडिंग द ओनर। तीसरा आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, दैट इज रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स, गुड्स को आप रिटेन करके रख सकते हो। भार्गव्स एक्शन ऑफ रिटेनिंग द रिस्ट वॉच until सुरेश reimburses him for lawful expenses is valid, यानी गुड्स आप रिटेन करके रख सकते हो। और लास्ट पार्ट आपसे जो पूछा गया है, क्या आप गुड्स बेच सकते हो एक्सपेंसेस की रिकवरी करने के लिए? सो वॉच की प्राइस है आपकी 1 लाख रुपए, 2/3 से ज्यादा अगर आपके एक्सपेंसेस हो गए हैं तो आप उन गुड्स को बेच सकते हो, एंड वो भी तब जब आप पेरिशेबल गुड्स की बात कर रहे हैं। यहां पर सबसे पहली चीज गुड्स पेरिशेबल नहीं है, एंड सेकेंडली जो एक्सपेंसेस है दैट इज 20,000, दैट इज फार बिलो 2/3 द वैल्यू, दैट इज जो वॉच की वैल्यू 1 लाख रुपए, इसीलिए आपके पास राइट टू सेल नहीं है। तो ये अगर आप क्वेश्चन देखें, सेम जो पैटर्न अपन ने डिस्कस करा, पहले आपको प्रोविजन बताया, उसके बाद उसके ऊपर एप्लीकेबल सेक्शंस बताए, एंड देन अपन क्वेश्चन में जो पूछा गया उस सिचुएशन पे आए कि क्या क्या चीजें कर सकता है, क्या चीजें नहीं कर सकता। सो इन शॉर्ट अगर इसको वापस समराइज करें, गिफ्ट देना अपने बेटे को वॉच वैलिड नहीं है क्योंकि आप ओनर नहीं हो, आप फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते। सेकेंड, केस कर सकते हो, नहीं कर सकते। थर्डली, क्या आप वॉच का पोजीशन रिटेन करके रख सकते हो? बिल्कुल आप करके रख सकते हो, क्योंकि उसके लिए ओरिजिनल ओनर को ढूंढने के लिए आपने एक्सपेंसेस करें, तो जब तक आपके एक्सपेंसेस का पेमेंट नहीं होता आप वॉच को रिटेन करके रख सकते हो। एंड लास्टली अपन से पूछा गया क्या आप बेच सकते हो? बेच नहीं सकते, रीजन बीइंग क्योंकि पेरिशेबल नहीं है, एंड सेकेंडली आपने जो एक्सपेंसेस इनकर करें दैट आर लेस देन 2/3 द वैल्यू ऑफ गुड्स, दैट इज 1 लाख के 2/3 से कम है, इस पर्टिकुलर केस में आपको सेल करने का ऑथराइजेशन नहीं है। सेकेंड पार्ट जो इस क्वेश्चन के अंदर, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन को बताया गया है, सॉफ्ट गारमेंट लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन जुलाई 23 to supply various woolen clothes for men, women and kids like sweaters, monkey cap, mufflers, woolen coats, hand gloves, etc. Before the commencement of the winter season, the agreement expressly provides that the woolen clothes shall be supplied by the end of October 23 before the starting of winter season, यानी सर्दियां स्टार्ट होने से पहले आपको सामान सप्लाई करना पड़ेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने लिख दिया था। However, due to prolonged strike, women group could not tender the supplies in March 24. Tender the supplies in March 24 when the winter season was almost over. यानी आपने ठंड खत्म होने के बाद सामने वाले को बोला कि हम सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। Analyzing the situation and answer the following question in the light of provision of Indian Contract Act. अब इसमें सबसे पहले आपको बताया गया है whether the company can reject the total supply by women group, and second part जो आपसे पूछा गया है that is whether company can accept the total supply on request of women group. So इसके अंदर अपन को जो चीज बताई गई है क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि आपने टाइम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कॉन्ट्रैक्ट में दिया था क्योंकि आप डीलिंग कर रहे हैं विंटर क्लोथ्स की, एंड आपने स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम सामने वाली पार्टी को बता दिया था कि सीजन स्टार्ट होने से पहले मुझे सामान चाहिए, एंड आप सप्लाई करने के लिए आज की तारीख में टेंडर कर रहे हो सीजन खत्म होने के बाद।
सो दैट इज द थिंग कि टाइम एसेंस था यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, एंड आपने टाइम को इग्नोर करते हुए एंड देन उसको ट्रांसफर करने के लिए एग्री करा कि अब हमारी तरफ से हम सप्लाई करने के लिए तैयार है। बट क्योंकि सीजन ओवर हो गया एंड जो पर्पस था अपन का कॉन्ट्रैक्ट करने का कि सामान विंटर क्लोथ सप्लाई होने चाहिए सीजन स्टार्ट होने से पहले एंड आप सप्लाई करने के लिए तैयार हो सीजन खत्म होने के ऑलमोस्ट बाद, सो उसके रिलेटेड प्रोविजन अपन को बताए जाएंगे जिसमें टाइम एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट यहां पर अपन को बताया गया है। सो अगर टाइम स्पेसिफिकली मेंशन होता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये टॉपिक आ जाता है अपना, टाइम स्पेसिफिकली मेंशनड है तो अपन को उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। टाइम मेंशनड नहीं भी होता तो रीजनेबल टाइम में आपको परफॉर्म करना पड़ता है। यहां पर आपने दोनों ही कंडीशन को ब्रीच कर दिया एक तरीके से, आपने टाइम जो बोला था या टाइम जो मेंशनड था उस एक्सपेक्टेड टाइम पे नहीं करा सप्लाई। तो सबसे पहली चीज वेदर द कंपनी कैन रिजेक्ट द टोटल सप्लाई बाय वुमेन ग्रुप, सो इसका आंसर होगा यस। रीजन बीइंग जो कंडीशंस पे आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि आपको सप्लाई करना है सामान सीजन से पहले, आपने नहीं करा तो उस वजह से कैंसिल कर सकते हैं। एंड अगर आपसे पूछा गया है वेदर कंपनी कैन एक्सेप्ट द टोटल सप्लाई ऑन रिक्वेस्ट ऑफ वुमेन ग्रुप, तो इसके अंदर ये रहेगा अगर आप चाहें तो ले सकते हैं सप्लाई, बट लेटर ऑन जो डिले हुआ उसके लिए या उसकी वजह से जो आपको नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए फिर आप सामने वाली पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकते या उससे डैमेजेस नहीं ले सकते। डिस्कस करते हैं एक बार प्रोविजन। According to section 55 of Indian Contract Act, when a party to a contract promises to do certain things at or before the time specified and fails to do such act or before the time specified, the contract or so much has not been performed becomes voidable, यानी सामने वाली पार्टी के पास ऑप्शन है उसको वैलिड माने या void माने। अब सेकेंड पार्ट जो अपन को बताया गया है, आपका जो एग्रीड टाइम था उसके बाद सामने वाली पार्टी परफॉर्म करने के लिए तैयार है, अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो बाद में भी तो क्या होगा, इफ इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ऑन अकाउंट ऑफ प्रोमिसर्स failure to perform his promise at the agreed time, the promisee accepts the performance of the promise at any other time agreed. The promisee cannot claim compensation for loss occasioned by non-performance of the promise at the time agreed unless at the time of acceptance he gives a notice to the promiser of his intention to do so. अब यहां पर दो पार्ट्स में जैसा अपन ने डिस्कस करा, पहले के केस में लीगली इंटाइटल्ड है, आप रिजेक्ट कर सकते हैं गुड्स ड्यू टू फेलियर टू मीट द डिलीवरी ऑन डेडलाइन, दैट इज जो टाइम स्पेसिफाइड था विंटर सीजन स्टार्ट होने से पहले। एंड जो सेकंड चीज अपन को बताई गई है, अ कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट द टोटल सप्लाई ऑफ वुमेन ग्रुप बट ओनली when the company, that is the buyer, elects to do so. In that case company cannot claim the compensation for any loss occasioned by non performance at the time agreed, यानी जो सीजन से पहले सप्लाई नहीं किया उस वजह से अगर कंपनी को कोई नुकसान हुआ तो लेटर ऑन कंपनी उस चीज को, उस नुकसान की भरपाई वुमेन ग्रुप से नहीं कर सकते। रीजन बीइंग टाइम डिसाइडेड था, टाइम पे सामान सप्लाई नहीं हुआ, फिर भी आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो लेटर ऑन आप उसके बेसिस पे एक्शन नहीं ले सकते अनटिल अनलेस आप पहले ही उस चीज को मेंशन कर दो। नेक्स्ट पार्ट जो अपन को इसके अंदर बताया गया है, हसन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टार्टेड हिज ई कॉमर्स बिजनेस बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ 1 person कंपनी ऑन 1st October 2023. He being a sole member of OPC named his brother Madhukar with his consent as his nominee in the memorandum of association of OPC. Now Hassan intends to replace Madhukar and to nominate any one of the following shortlisted friend as a nominee with effect from 1st January 2024. तो सबसे पहले 1 person कंपनी का जो प्रोविजन है अपना, दैट इज आप 1 person कंपनी बनाते टाइम एक एडिशनल रिक्वायरमेंट रहती है, आपको नॉमिनी का नाम मेंशन करना पड़ता है कि आपको अगर कुछ हो जाता है इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपके बाद कंपनी को कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा। सो उस पर्टिकुलर नॉमिनी का नाम मेंशन करना पड़ता है, उसका कंसेंट लेना पड़ता है, यहां पर वो चीज पूरी हो गई। दूसरी चीज जो अपने लिए आ जाती है कि क्या आप नॉमिनी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल सर नॉमिनी चेंज कर सकते हैं, बट नॉमिनी चेंज करने के लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा एंड साथ ही साथ आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपने नॉमिनी को चेंज किया है। अब नॉमिनी के लिए जो सिचुएशन हो जाती है, दैट इज नॉमिनी शुड बी रेजिडेंट। अब जो रेजिडेंट की कंडीशन यहां पर अपन को कंपनीज एक्ट में बताई गई है, दैट इज ऑफ 120 days।
सो अगर कोई इंसान 120 दिन इंडिया में रहा है, इंडियन रेजिडेंट है, तो वो नॉमिनी अपॉइंट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। तो वो क्वेश्चन अपन को बताया गया है। रॉबिन एंड इंडियन सिटीजन, सो पहली कंडीशन दैट इज इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो सेटिस्फाई हो गई। रेजिडेंट इन इंडिया, शिफ्टेड इज रेजिडेंट टू यूएसए ऑन 31st May 2022 and has not returned to India till 1st January 2024। आप 23 की बात कर रहे हैं, 1 जनवरी 2024 में आपको नाम चेंज करना है नॉमिनी का, अभी तक वो इंडिया में नहीं आया है, कोई इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड नहीं है, तो वो नॉमिनी नहीं बन सकता। सेकंड, किशोर एन इंडियन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट इन इंडिया came for employment in India on 1st April 2023 and have been continuously staying in India since then। क्योंकि यहां पर आप नॉन रेजिडेंट हैं, तो अगेन यहां पर आप नहीं बन सकते नॉमिनी इन योर 1 पर्सन कंपनी। सो ये प्रोविजन अपन को यहां पर बताया जाएगा। यहां पर कैलकुलेशंस करके अपन को बताया गया है। बेसिक कंडीशन अपने लिए वही हो जाती है कि एटलीस्ट 120 डेज अगर आप इंडिया में है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो ही आप नॉमिनी अपॉइंट किए जा सकते हैं। एंड उसके अलग अलग ऑल्टरनेटिव आंसर्स अपन को सजेस्ट कर कर बताए गए हैं। नेक्स्ट जो अपन को क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज BMW लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड टू होल्ड द पेटेंट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। The company is expected to start its commercial production within the next 2 years. In the meanwhile, for timely installation, the company has placed the purchase order for plant and machinery with a down payment of rupees 1 crore. Referring to the provision of Companies Act 2013, whether a company can go for acquiring the status of a dormant company। now dormant company का मतलब ये हो जाता है एक ऐसी कंपनी जिसने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में कोई सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं करा। now सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब ये हो जाता है आपने अदर देन योर नॉमिनल फीस का पेमेंट हुआ, चाहे जो आपके स्टैट्यूटरी ड्यूज हुए, उस पेमेंट के अलावा कोई बिजनेस से रिलेटेड अगर आप ट्रांजैक्शन नहीं करते, तो आप डॉर्मेंट कंपनी के अंदर क्लासिफाई किए जाते हो। यहां पर जो अपन को चीज बताई गई है दैट इज इन्होंने मशीन परचेज करने के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया एंड उसके लिए 1 करोड़ रुपए का पेमेंट आपने कर दिया। सो इस वजह से, क्योंकि आप बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप डॉर्मेंट कंपनी की कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई नहीं किए जा सकते। वो चीज यहां पर अपन को बताई गई है। तो यहां पर अपन को जो अगर कंक्लूजन देखे, देयरफॉर BMW लिमिटेड कैन नॉट एक्वायर द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी। सेम फॉर्मेट फॉलो किया जा रहा है। सबसे पहले आपको सेक्शन बताया गया 455 रिलेटिंग टू योर डॉर्मेंट कंपनी, देन क्वेश्चन के बारे में यानी फैक्ट ऑफ द केस बताया गया, एंड देन उसका कंक्लूजन आपको बताया गया। तो जैसा अपन ने स्टार्टिंग में भी डिस्कस करा था कि हर आंसर केस बेस्ड अगर है तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। पहले आपका प्रोविजन आ गया, फिर फैक्ट ऑफ द केस आ गया, एंड देन आपके हिसाब से क्या आपका आंसर होना चाहिए वो चीज आपने लिख दी, या आपने क्यों इस पर्टिकुलर प्रोविजन को यहां पर अप्लाई करा वो चीज आपको लिखनी रहेगी। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन बताया गया है, अ माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज एंटाइटल्ड टू सर्टेन राइट्स and may also have liabilities to third party for the acts of the firm. Discuss the rights and liability that is before attaining majority only of the minor under the Indian Partnership Act 1932। तो सबसे पहली चीज माइनर के रिलेटेड प्रोविजन में जो अपन को समझनी होती है, माइनर पहली चीज में पार्टनर नहीं बन सकता, बट अगर सारे पार्टनर्स का कंसेंट रहता है तो माइनर को एज अ पार्टनर एडमिट किया जा सकता है। माइनर का सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेशन रहेगा इन द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। लायबिलिटी कहीं पे भी माइनर की पर्सनली नहीं रहेगी, क्योंकि माइनर इनकम्पिटेंट है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एंड इससे रिलेटेड सारे के सारे राइट्स लायबिलिटीज अपन को अपने मॉड्यूल के अंदर डायरेक्टली बताई गई है। एक बार फटाफट से रिकैप ले लेते हैं इसका भी। अ माइनर पार्टनर हैज अ राइट टू एग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट। ही कैन ऑल्सो एक्सेस, इंस्पेक्ट एंड कॉपी अकाउंट्स ऑफ द फर्म। ही कैन sue the partners for accounts or for payment of his share, बट ओनली वेन सिवरिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म, यानी जब वो छोड़ रहा है फर्म को तभी ये चीज कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ऑन अटेनिंग मेजोरिटी 6 महीने का टाइम पीरियड उसको दिया जाता है अगर वो एग्री करता है फॉर बिकमिंग द पार्टनर। सो उसका प्रॉफिट शेयरिंग सेम रहेगा जो माइनॉरिटी के टाइम था, एंड वो आगे बिजनेस को कंटिन्यू करेगा। एंड अगर वो छोड़ना चाहता है तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद उसकी लायबिलिटी खत्म होगी। नेक्स्ट आपको लायबिलिटी पार्ट उसका बताया गया है, दैट इज बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी। उसकी लायबिलिटी क्या क्या रहती है? सबसे पहली चीज, द लायबिलिटी ऑफ माइनर इज कन्फाइंड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म।
माइनर हैज नो पर्सनल लायबिलिटी, जो अपन ने स्टार्टिंग में भी डिस्कस करा, फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म इनकर्ड ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी. नेक्स्ट, माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड insolvent, but if the firm is declared insolvent, his share in the firm vests with the official receiver, which means minor can recover his share in the firm on proportionate basis from the official receiver या assignee. नेक्स्ट जो आपको बताया गया है, थोड़ा यहां पर क्वेश्चन अपने लिए कॉम्प्लिकेट होगा, अपन को समझना है किसने किसको सामान बेचा, वरना ये क्वेश्चन अपने लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा. डिस्कशन के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, दैट इज जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन आएगा आपको समझना पड़ेगा चेन किस तरीके से चली है, किसने किसको सामान बेचा है, किस बेसिस पे अपन ने सामान को बेचा है, वो चीज यहां पर अपन को समझनी रहेगी. तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो अपन को क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज आलोक अ ट्रेडर डिलीवर्ड अ कैमरा टू नागेश ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, यानी आलोक ने बेचा नागेश को. नागेश डिलीवर्स द कैमरा टू साहिल ऑन द टर्म ऑफ सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न. यानी अगर अपन चेन बनाना चाहें तो सबसे पहले गुड्स किसके थे, आलोक के, उसने बेचे गुड्स नागेश को, उसने बेचे गुड्स साहिल को, एंड साहिल ने डिलीवर्ड द गुड्स टू कुणाल. नाउ ये आपका रहा चेन. द कैमरा वॉज इन पोजेशन ऑफ कुणाल, वॉज लॉस्ट बाय थेफ्ट दो ही एक्सरसाइज ड्यू केयर फॉर इट्स सेफ्टी. Referring to the provisions of Sale of Goods Act, analyze the situation and advise whether Nagesh, Sahil or Kunal are jointly or severally liable to pay the price for camera to Alok. Now सबसे पहले आलोक ने बेचा नागेश को ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. सेल और रिटर्न बेसिस में सेल कब कंप्लीट मानी जाती है, उसमें कुछ कंडीशंस होती है, या तो बायर एक्नॉलेज कर लेता है कि मैंने प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, या फिर टाइम पीरियड जो रिटर्न बेसिस का होता है वो ओवर हो गया. थर्ड पीरियड हो जाती है बायर कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे ऐसा अज्यूम कर लिया जाता है कि उसने प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है. दैट मींस या तो वो फर्दर सेल कर रहा है या गुड्स को प्लेज कर रहा है, यानी गिरवी रख रहा है किसी के पास, तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि उसने गुड्स को परचेज कर लिया. तो फर्स्ट सिचुएशन के अंदर आलोक ने जब नागेश को गुड्स दिए ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एंड उसने फर्दर सेल कर दिए टू साहिल, तो ऐसा अज्यूम कर लिया गया कि नागेश ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है. तो वही चीज अपन यहां पर पढ़ेंगे. तो सबसे पहली चीज तो अपन को जो बताई गई, दैट इज सेल और रिटर्न बेसिस और सिमिलर टर्म्स, द प्रॉपर्टी देयरइन पासेस टू द बायर when he does something to the good which is equivalent to accepting the goods, that is pledges or sells the goods. Referring to the provision, जो सिचुएशन आपको बताई गई, इसने प्लेज करा तो प्रॉपर्टी किसको पास हो गई, नागेश को. देन नागेश ने डिलीवर करा, नाउ साहिल, नागेश ने डिलीवर करा साहिल को, साहिल ने डिलीवर करा कुणाल को, एंड कुणाल के पास जब सामान था वो ध्यान भी रख रहा था बट बिना उसकी गलती के सामान चोरी हो गया. वो चीज अपन को यहां पर बताई गई. सिंस साहिल डिड नॉट पे कैश and did not exercise the option to purchase, ownership of camera did not pass to Sahil. Therefore Sahil is not liable to pay the price of the camera either, since Kunal did not accept the goods and the goods were lost by theft despite his due care. अगर उसका negligence होता तो उसको responsible ठहरा सकते थे. Kunal is liable for the price of camera as ownership. Kunal is not liable for the price of camera as the ownership has not yet passed. So original party, that is नागेश liable रहेगा, उसके अलावा कोई भी liable नहीं रहेगा. वो चीज यहां पर अपन को बताई गई है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज महेश्वरी ऑफ जयपुर sold 100 smart TV set at 50,000 per set to Kaluram of Delhi. He delivered the TV sets to Mitesh, a transport carrier, for the transmission to Kaluram. Kaluram further sold 100 TV sets to Ramlal at 60,000 per set. On reaching the goods at the destination, Kaluram demanded the delivery, but Mitesh wrongfully refused to deliver the goods to Kaluram. यानी डिलीवरी में गलती कैरियर के wrongful एक्ट की वजह से हो गई. That is why he failed to deliver the TV sets to Ramlal and further suffered the loss on account of non-delivery. Maheshwari came to know about this. He directed Mitesh to stop the delivery to Kaluram and re-deliver the goods to him at Jaipur. सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए, इन द लाइट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वेदर महेश्वरी हैज अ राइट टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट. गुड्स इन ट्रांजिट स्टॉप करने हैं, अगर स्टॉपेज इन ट्रांजिट अगर आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है,
ये आपका अनपेड सेलर की कैटेगरी के अंदर आता है। अगर आप अनपेड सेलर है तो आपके पास राइट अगेंस्ट द गुड्स होती है, जिसमें एक राइट हो जाती है राइट ऑफ लियन और दूसरी हो जाती है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट अभी आप तभी एक्सरसाइज कर सकते हो जब आपका बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, एंड सेकेंडली अभी तक गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर नहीं हुआ। अब यहां पर जो आपको सिचुएशन बताई गई है कि उसने एक्नॉलेजमेंट दे दिया था एंड लेटर ऑन कैरियर के रॉन्गफुल रिफ्यूजन की वजह से गुड्स डिलीवर नहीं हो पाए। सो इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो अपन को बताया गया है, कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स टू बायर, द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज लॉस्ट एंड द ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। तो इस वजह से वो वापस डिमांड बैक नहीं कर सकता गुड्स को। नेक्स्ट, वेदर कालूराम कैन क्लेम लॉस सफर्ड टू हिम ड्यू टू नॉन डिलीवरी। इसमें जो आपको सिचुएशन बताया गया है दैट इज हेंस महेश्वरी, जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है, कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड ट्रांजिट इज ऑलरेडी कम टू एन एंड, एंड कालूराम कैन क्लेम द लॉस सफर्ड ड्यू टू नॉन डिलीवरी फ्रॉम महेश्वरी, क्योंकि कैरियर की जो काम था वो उसके नेग्लिजेंस था, बट अल्टीमेट पार्टी रिस्पॉन्सिबल तो सेलर रहेगा, सो महेश्वरी से डैमेजेस को क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट आपको जो बताया गया है दैट इज एओए से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राइट इन ब्रीफ द कंटेंट एंड मॉडल ऑफ एओए दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन according to directors and other officers are required to perform their functions as regards to the management of the company and accounts and audit। इसके अंदर अगेन डायरेक्ट प्रोविजन जो आपको बताया गया है आर्टिकल्स का एज इट इज यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। आर्टिकल्स एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं, जो आप फ्रेम करते हैं आपके इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो सारे रूल्स रेगुलेशन आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन किए जाते हैं। नाउ द थिंग इज, जो आपसे पूछा गया है बायलॉज, जैसा यहां पर अपन को बताया गया है, मेन चार्टर डॉक्यूमेंट आपके हो जाते हैं आपका एमओए, एंड यहां पर आर्टिकल्स आपके लिए हो जाएंगे आपके बायलॉज ऑफ द कंपनी, एंड डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स को उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। अब कुछ चीजें जो अपन को मॉडल आर्टिकल्स के अंदर बताई गई है, रेगुलेशंस हो जाते हैं, इंक्लूजन ऑफ मैटर्स क्या क्या हो जाते हैं जो आप नेसेसरी है आपके बिजनेस को चलाने के लिए। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है जो अपनी समझने के लिए जिसमें कंफ्यूजन होता है मोस्टली, दैट इज इंट्रेंचमेंट प्रोविजन। इंट्रेंचमेंट प्रोविजन का मतलब क्या हो जाता है, सिंपल तरीके से अपन समझ लेते हैं। इंट्रेंचमेंट के अंदर ये आ जाता है, मान लो नॉर्मल आर्टिकल्स आपके जो इंटरनल फंक्शनिंग से रिलेटेड है, नॉर्मली सिंपल रूल्स उन चीजों में रहते हैं। अब एक्ट के हिसाब से भी वो चीजें आपको सिंपली फॉलो करनी पड़ती है, बट आप चाहते हैं आपकी कंपनी के लिए आप अपने प्रोविजंस को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाएं, तो वो स्ट्रिक्ट प्रोविजंस जब आप अपने आर्टिकल्स के अंदर मेंशन करते हैं दैट इज इंट्रेंचमेंट, जिसके अंदर हो सकता है आप कोई पॉइंट डाल दे या आप कोई अपने एक ड्यूटी डाल दे या प्रोविजन डाल दे जिसको ऑल्टर करने के लिए नॉर्मल सिचुएशन में आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, आप प्रोविजन डाल रहे हैं कि हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे तो ही ये वैलिड माना जाएगा। यानी आपने कुछ चीजों के चेंजेस होने पे बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, दैट इज इंट्रेंचमेंट प्रोविजन। तो वो आप सेपरेटली भी मेंशन कर सकते हैं एंड उसका अप्रूवल ले सकते हैं, एंड अगर पब्लिक कंपनी है तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके फिर ही ऐसे इंट्रेंचमेंट प्रोविजन वो अपने आर्टिकल्स के अंदर डाल सकती है। अगर सिंपल सेंस में अगर इसमें से मेन चीज अपन समझना चाहें, the articles may contain provision for entrenchment, that is to protect something, to put effect that specified provision of the articles may be altered only if conditions and procedures that are more restrictive than those applicable in the case of special resolution are met or complied with. Other than that इसका ऑल्ट्रेशन करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। बाकी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मेट आपका बुक में दे रखा है, एज इट इज आपको प्रोविजन लिखना है, इसमें कुछ इफ एंड बट वाली सिचुएशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया कि 3 क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो एलएलपी बनाना चाहते हैं, तो एलएलपी फॉर्मेशन से रिलेटेड आपके क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने रहते हैं। एलएलपी एक्ट एज वी ऑल नो आपका 2008 है, सेक्शन 11 के अंदर आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे प्रोविजंस बताए गए हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी फॉर्मेशन में होते हैं सेम ऑलमोस्ट आपके एलएलपी फॉर्मेशन में भी होंगे, यानी नाम क्या होगा एलएलपी का, स्टेट कहां पे रजिस्टर्ड है, क्या क्या काम करेगी एलएलपी, जो उसके पार्टनर्स है वो उनका एड्रेस एंड सारी डिटेल्स, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनकी सारी डिटेल्स, तो ये सब चीजें आपको एलएलपी के टाइम फॉर्मेशन के टाइम मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है, एज इट इज प्रोविजन यहां पर आपको मेंशन करना है।
नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन पूछा गया दैट इज PQR आर पार्टनर्स इन अ कंस्ट्रक्शन फर्म, PQR एसोसिएट, P buys cement on behalf of the firm from D. The cement is used in the ordinary course of firm's business. P uses the cement for his personal purpose. The supplier D, who is unaware of the private use of cement by P, claims the price from the firm. The firm refuses to pay for the price on the ground that cement was never received by it. Referring to the provisions of Indian Partnership Act, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला, वेदर द फर्म्स कंटेंशन इज टेनेबल, यानी क्या फर्म जो बोल रही है कि हमारी पैसे देने की जिम्मेदारी नहीं है वो सही है या नहीं है। तो इसमें सबसे पहली चीज जो अपन को बताई जाती है सेक्शन 18 टुगेदर विद सेक्शन 25 एंड 26, पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर एज अ प्रिंसिपल भी एक्ट करते हैं एंड एज एन एजेंट भी एक्ट करते हैं, यानी वो खुद के बिहाफ पे जो डिसीजन ले रहे हैं तो वो प्रिंसिपल होंगे, बाकी पार्टनर्स को उसको फॉलो करना पड़ेगा। एंड अगर कोई दूसरा पार्टनर कोई काम कर रहा है तो एज एन एजेंट वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी माने जा सकते हैं। सो पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर दूसरे पार्टनर के लिए एज अ प्रिंसिपल भी होते हैं, एजेंट भी होते हैं, जो अपना म्यूचुअल एजेंसी वाला कंसेप्ट यहाँ पर काम करता है। सो हर पार्टनर के एक्ट के लिए जो बिजनेस स्पेसिफिक या बिजनेस रिलेटेड है पार्टनरशिप फर्म लायबल रहेगी। सो यहाँ पर जो आपसे पहला पार्ट पूछा गया है कि क्या फर्म जिम्मेदारी लेने से मना कर सकती है। नाउ इनका काम क्या था, कंस्ट्रक्शन का, जो ऑर्डिनरी कोर्स में सीमेंट परचेज करना बहुत ही एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। पी ने सेम चीज करी, दैट इज सीमेंट परचेज करा, दैट इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। लेटर ऑन उसमें से कुछ सीमेंट उसने अपने लिए यूज कर लिया जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था, बट लेटर ऑन फर्म डिनाई नहीं कर सकती पेमेंट करने के लिए, क्योंकि जो पार्टनर है वो एज एन एजेंट ऑफ फर्म है एंड एजेंट के एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल लायबल रहता है, यानी यहां पर फर्म लायबल रहेगी। सेकेंड पार्ट जो अपन से पूछा गया है, what would be your answer if a part of the cement was purchased by P, was delivered to him to the firm by him, and the rest of the cement was used by him for his private use, which neither the firm nor the supplier were aware of? Agar would your answer to your part, that is the cement purchased by B was delivered to the firm by him and the rest of the cement was used by him for the private use, यानी अगर प्राइवेट यूज भी किया है, सो अगेन द सेम थिंग, सामने वाले को अगर इसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, क्योंकि एक पर्टिकुलर पार्टनर अगर ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर बिजनेस की डीलिंग कर रहा है तो ऐसा अज्यूम किया जाएगा दैट इज वो पार्टनर फर्म के बिहाफ पे डीलिंग कर रहा है। लेटर ऑन अगर फर्म चाहे तो पार्टनर से वो चीज का पैसा रिकवर कर सकती है, दैट इज अ सेपरेट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताया गया है that is VH Limited borrowed a secured loan of 5 crore from Moon Bank Limited to meet its working capital requirement. However, the borrowing power of the company under its memorandum of association were restricted to rupees 1 crore, यानी मैक्सिमम मेमोरेंडम के अंदर आपका जो प्रोविजन था that was 1 crore। अब आपसे पूछा गया कि क्या ये पैसा जो अल्ट्रा वायरस है, दैट इज जो बोरोइंग कंपनी ने एक्स्ट्रा जाकर ली अपने बोरोइंग पावर से बाहर जाके, क्या वो वैलिड है या क्या कंपनी उस पैसा देने से मना कर सकती है। सो जो प्रोविजन रहेगा कि अगर कोई भी एक्ट दैट इज अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम इज नॉट वैलिड एंड थर्ड पार्टी उसका बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकती, दैट इज द रीजन बिकॉज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं एंड कोई भी पर्सन जो कंपनी के साथ डील कर रहा है ऐसा अज्यूम किया जाता है कि वो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पढ़ने के बाद आपसे डीलिंग कर रहा है। सो अगर कोई भी पर्सन ने इग्नोरेंस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आपसे डील करा एंड वो एक्ट वाज अल्ट्रा वायरस मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं ठहराई जा सकती। ये चीज यहां पर अपन को बताई जाएगी। सो अल्ट्रा वायरस एक्ट है, बियॉन्ड द पावर्स है, कंपनी पैसा देने से मना कर सकती है, बट इसके अंदर आपको एक चीज बताई गई, द कंपनी शोज दैट इट हैज यूटिलाइज्ड द अमाउंट ऑफ 3 crore फॉर पेमेंट ऑफ इट्स लॉफुल डेट्स, द यूटिलाइजेशन ऑफ रिमेनिंग 2 crore कैन नॉट बी ट्रेस्ड, रेफरिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस examine the validity of decision of company denying the repayment of loan and explore the remedy if any available for the bank for recovery। अब 3 करोड़ जो लॉफुली पेएबल डेट उन्होंने किया है उसके अंदर बैंक राइट ऑफ सब्रोगेशन इज स्टेप इनटू द शूज ऑफ अनदर,
वो एक्सरसाइज कर सकता है, बाकी किसी भी चीज के लिए कंपनी लायबल नहीं रहेगी। अल्ट्रा वायरस है, बैंक डील कर रहा था तो बैंक को नॉलेज होनी चाहिए थी कंपनी की पावर्स की, उन्होंने ढंग से डॉक्यूमेंट की रीडिंग नहीं करी, उसके लिए कंपनी खुद जिम्मेदार, बैंक खुद जिम्मेदार माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताया गया है, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ Goodness Private Limited on 15th May 2024, the share certificate were issued to Jeet, Meet and Preeti, being subscriber to the memorandum of association of company without affixing the common seal. So आपसे जो क्वेश्चन की समरी है वो मैं आपको बता देता हूं। एक डायरेक्टर ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि कॉमन सील नहीं है तो वैलिड नहीं है, तो आपसे पूछा गया क्या कॉमन सील के बिना वैलिड है या नहीं है। कंपनी के लिए, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, कॉमन सील का होना जरूरी है। नाउ अगर कंपनी की कॉमन सील नहीं है तो एक और प्रोविजन है कि दो डायरेक्टर्स उसको साइन करके किसी भी डॉक्यूमेंट को एक्नॉलेज कर सकते हैं। एंड उसके अंदर ही एक और सेपरेट प्रोविजन है जहां पर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना मैंडेटरी है एज पर कंपनीज एक्ट, यानी जहां पर सीएस अपॉइंट करना कंपलसरी है वहां पर सीएस का साइन होना चाहिए। यानी अगर कॉमन सील है वेल एंड गुड, नहीं तो दो डायरेक्टर ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। अगर डायरेक्टर्स के साथ कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना जरूरी है तो एक डायरेक्टर एंड एक कंपनी सेक्रेटरी का साइन होना चाहिए। सो जो कंटेंशन है कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, दैट इज नॉट करेक्ट। अगर साइंड है बाय दो डायरेक्टर्स इट इज वैलिड। एंड जो सेकंड पार्ट आपसे पूछा गया, अगर कंपनी सेक्रेटरी होता तो क्या अपना आंसर अलग होता? यस, आंसर अलग होता, क्योंकि अगर कंपनी सेक्रेटरी है, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उस पर्टिकुलर केस में डायरेक्टर के साथ सीएस के भी सिग्नेचर होने चाहिए। नेक्स्ट अपन को जो बताया गया है दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन बेलीज जनरल लियन एंड पर्टिकुलर लियन। नाउ जनरल और पर्टिकुलर लियन का मतलब क्या हो जाता है? लियन का मतलब ये हो जाता है सामान अपने पोजीशन में रोक कर रख लेना। जनरल लियन हर कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकता, पर्टिकुलर लियन हर इंसान एक्सरसाइज कर सकता है। जनरल लियन का मतलब ये हो जाता है अगर आप किसी पार्टी से कुछ भी पैसा मांगते हो, आप उसका कोई भी सामान अपने पास रिटेन करके रख सकते हो। ये पावर सिर्फ 5 कैटेगरी ऑफ लोगों के पास एक्ट में दी गई है। पर्टिकुलर लियन की पावर, आप उसी सामान को रोक कर रख सकते हो जिसके अगेंस्ट में आपके चार्जेस ड्यू है। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन जनरल एंड पर्टिकुलर लियन। वो सारे के सारे प्रोविजन अगेन डिफरेंस फॉर्मेट में जो आपको बताया गया है दैट इज ऑलरेडी गिवन डायरेक्टली इन द बुक मॉड्यूल, जो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट्स अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सबसे पहला, मिसेस दिव्या पेज अ सम ऑफ 10,000 टू अ मैरिज ब्यूरो टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोस्पेक्टिव ग्रूम फॉर हर डॉटर्स मैरिज। ये चीज वैलिड है, कंसिडरेशन है, एसेंशियल्स अपन अज्यूम करके चलते हैं तो इस पर्टिकुलर केस में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, यानी एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट, Naresh agrees with Joel to sell his white bull. Unknown to both the parties, the bull was dead at the time of agreement. So ये आपका हो जाएगा bilateral mistake की कैटेगरी के अंदर relating to subject matter and इस वजह से contract आपका हो जाएगा again void. थर्ड पार्ट जो आपको बताया गया है, विशेष sells the goodwill of his shop to Ganesh for 10 lakh rupees and promises not to carry on similar business within local limits so long as Ganesh carries out on like business। यानी गुडविल के केस में रिस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हो सिमिलर बिजनेस कैरी आउट करने के लिए, बट वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं हो सकता। सो उस पर्टिकुलर केस में दोनों पोर्शन से आप लिख सकते हो, मोस्टली ये वाइड माना जाएगा, बट रिस्ट्रिक्शन सेल ऑफ गुडविल के केस में लगाया जा सकता है। सो आप जो भी सूटेबल अजम्पशन लेकर दोनों तरीके से आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट आपको बताया गया है, अ प्रॉपर्टी वर्थ 2 लाख वाज एग्रीड टू बी सोल्ड जस्ट फॉर 25,000 बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड के साथ पहली बात आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो वॉइड होगा। सेकंड, जो आपको चीज बताई गई है, कंसिडरेशन बहुत ज्यादा इनएडिक्वेट थी, 2 लाख की चीज आपने 25,000 में बेची एंड अनसाउंड माइंड का पर्सन था, सो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। सो ये 4 क्वेश्चंस अपन को यहां पर बताए गए। नेक्स्ट जो अपन को बताया गया है दैट इज रूल्स एज टू कंपनसेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो अपन को बताया गया है, व्हाट आर द रूल्स गवर्निंग द कंपनसेशन पेएबल इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन जो स्पेसिफिकली एनआई एक्ट का जो लास्ट पार्ट है अपन को वो एज इट इज यहां पर बताया गया है।
समझने के लिए सेक्शन 117 लगेगा। अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो रहा है, चेक अगर स्पेसिफिकली होता तो आप सेक्शन 138 लगाते। यहां पर आपको स्पेसिफिकली चेक नहीं बताया गया, आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जनरल बताया गया। उससे रिलेटेड आप नोटिंग चार्जेस, प्रोटेस्टिंग चार्जेस, जब तक आपको पेमेंट नहीं किया जाता 18% पर एनम के हिसाब से डिलेड पेमेंट के ऊपर भी आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। एंड ये सारे प्रोविजंस एज इट इज अपन को एनआई एक्ट वाला जो चैप्टर है उसके लास्ट में ये सारी चीजें अपन को बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन से पूछा गया था, दैट इज एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लॉज इन द इंडियन लीगल सिस्टम कंसिडरिंग द इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। फर्स्ट चैप्टर जिसके अंदर अपन को बताया जाता है, जो मोस्टली अपन छोड़ के जाते हैं, आपको बताया जाता है क्रिमिनल लॉ, आपको बताया जाएगा सिविल लॉ, आपको बताया जाएगा जनरल लॉ एंड आपको बताया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्रिमिनल ज्यादा सीरियस ऑफेंसेस हो जाते हैं जिसके अंदर मर्डर, रेप, ऐसी सारी चीजें आ जाती है, जिसके अंदर दो एक्ट्स लगते हैं। एक तो अपना हो जाता है इंडियन पीनल कोड और एक आ जाता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। वेयर एज सेकेंड जो अपने लिए हो जाता है दैट इज सिविल लॉ, उसके अंदर अपने लिए लग जाता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, अपने लिए एप्लीकेबल रहता है। उसके अंदर ज्यादा सीरियस केसेस जो नहीं होते, दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा, वो सारे केसेस को अपन हेयर आउट कर सकते हैं, वो सारे केसेस कवर रहते हैं। कॉमन लॉ हो जाता है जुडिशियल प्रेसिडेंट, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी गिवन जजमेंट्स है एंड उस सिमिलर ग्राउंड्स पे अगर आपके सामने कोई केस आता है तो यहां पर आपको बताया जाएगा स्टैंडिंग ऑन ऑल फोर लेग्स, दैट इज जो सेम केसेस है, स्टेयर डिसाइसिस, दैट इज सेम एज इट इज केस ऑलरेडी डिसाइडेड है तो आप सिमिलर जजमेंट दे सकते हैं। लास्ट अपन को जो बताया गया है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, दैट मींस आप सामने वाली पार्टी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे ताकि वो अपना पक्ष रख के एंड उस बेसिस पे केस की हियरिंग कैरी आउट करवा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 जो अपन को बताया गया है, SVO Limited, a supplier of electronic components, entered into contract on 1st August 23 with UVX Enterprises for the sale of 1000 units of microchips. The contract specifically identified the microchips by serial numbers, यानी गुड्स की कैटेगरी, जिसके अंदर यहां पर असर्टेन गुड्स की कैटेगरी में आ गया अपना। अब ये क्वेश्चन अपना बनता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप से रिलेटेड, यानी गुड्स का ट्रांसफर कब माना जाता है। गुड्स अनअसर्टेन कैटेगरी के हैं तो उसका ट्रांसफर आप नहीं कर सकते। स्पेसिफिक और असर्टेन अगर डिलीवरेबल स्टेट में है तो जिम्मेदारी वहां पर बायर को, रिस्क बायर को पास आउट हो जाता है, वो चीज यहां पर आपको बताई गई है। The contract specifically identified the microchips by serial number and confirmed that they were in a deliverable state stored in SVO Limited's warehouse. The contract stipulated that the goods would be delivered on 1st September 23. On August 10, 2023, a flood occurred, damaged the warehouse and destroyed the entire stock of microchips, including 1000 units intended for UVX Enterprises. Examine with reference of the provision of Sale of Goods Act who shall suffer the loss. अब क्योंकि आइडेंटिफाई हो गए, जिम्मेदारी पास हो गई बायर को, तो जिम्मेदारी UVX लिमिटेड की रहेगी। नेक्स्ट पार्ट जो पूछा गया है, what would be the answer if microchips are not specifically identified and marked for UVX Limited? अगर unascertained की कैटेगरी में है तो उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, दैट इज SVO लिमिटेड वहां पर रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी अगर गुड्स आपने आइडेंटिफाई नहीं करे। बट क्योंकि यहां पर गुड्स आइडेंटिफाई हो गए थे तो बायर जिम्मेदार माना जाएगा, दैट इज UVX लिमिटेड जिम्मेदार माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है दैट इज A purchases a motorcycle from B and uses it for some time. It turns out that the motorcycle sold by B to A was stolen one and had to be returned to the rightful owner. यानी A ने मोटरसाइकिल परचेज करी B से, B की सामान चोरी किया हुआ था, वो ओनर नहीं था। A brings an action against B for return of the price. Will he succeed? Examine with reference to the Sale of Goods Act. अब यहां पर अगेन आपको जो चीज बताई गई है, आपको चोरी किया हुआ सामान बेचा गया, अगर बाद में पकड़े जाते हो तो सामान तो आपको वापस देना पड़ेगा। डैमेजेस आप उस पार्टी से ले सकते हो जिससे आपने सामान खरीदा था। ए ने बी से सामान खरीदा, चोरी किया हुआ सामान था,
ए बी से डैमेजेस ले सकता है, गुड्स उसको ओरिजिनल ओनर को वापस देने पड़ेंगे। रीजन बीइंग, अगर आप ओनर नहीं हो तो आप सेल एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ट्रांसफर द टाइटल ऑफ गुड्स अंटिल यू आर एन एक्चुअल ओनर। उसके कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस जरूर है, बट वहां पर कहीं पे भी चोरी किए हुए सामान से रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट जो आपसे बताया गया है, दैट इज फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पार्टनर, दैट इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एंड नॉमिनल पार्टनर। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो जाता है, आप एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, बट आप ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टी कि आप पार्टनर है। सो लेटर ऑन अगर कोई लायबिलिटी इनकर हो जाती है, आप उससे डिनाई नहीं कर सकते। एंड नॉमिनल पार्टनर वो हो जाता है जो सिर्फ अपना नाम देता है, लेंड करता है टू द फर्म, एंड बदले में उसको एज सच कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं रहता। तो अ पर्सन हु लेंड्स हिज नेम टू द फर्म without having any real interest in it is called a nominal partner. नेक्स्ट पार्ट जो आपसे पूछा गया है, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर में अकर बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये सबसे इजी तरीका होता है, पार्टनरशिप जैसे एग्रीमेंट के साथ स्टार्ट हुई वैसे ही पार्टनर्स एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप को खत्म भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे जो पूछा गया, विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, while compulsory dissolution requires an order of the court, discuss the statement with reference to the relevant provision. अब कंपल्सरी डिसोल्यूशन में भी कोर्ट का इंटरफेरेंस जरूरी नहीं है। अगर आपका बिजनेस अनलॉफुल हो चुका है या फिर द पार्टनर्स बाय हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच मेक्स द बिजनेस अनलॉफुल फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म टू बी कैरीड आउट फॉर द पार्टनर्स और टू कैरी आउट इन अ पार्टनरशिप, यानी बिजनेस अनलॉफुल हो गया तो उसमें ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, कोर्ट का ऑर्डर आना जरूरी यहां पर नहीं है। नेक्स्ट आपको डैमेजेस और टाइप्स ऑफ डैमेजेस बताया गया है, ऑर्डिनरी, स्पेशल और लिक्विडेटेड। ऑर्डिनरी डैमेजेस जो आपके नॉर्मल डैमेज हुए, इसके अंदर आप रिमोट डैमेजेस को क्लेम नहीं कर सकते। स्पेशल डैमेजेस आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपने स्पेशल नोटिस पहले ही बता दिया था दूसरी पार्टी को, स्पेशल पर्पस पहले ही बता दिया था, तभी आप स्पेशल डैमेजेस को क्लेम कर सकते हैं। एंड लिक्विडेटेड डैमेज जो पहले से ही प्री डिटरमाइन हो जाते हैं पार्टीज के बीच में, जो वो मेंशन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो अपन को पूछा गया है, दैट इज एक्सेप्शंस टू अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन, सेक्शन 25। अब इसके अंदर अपन से पूछा गया, एग्रीमेंट बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन, 4 कंडीशंस होनी चाहिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नियर रिलेशन, रिटन, रजिस्टर्ड, तभी ये वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेकंड, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। टाइम बार्ड डेट यानी लिमिटेशन एक्ट लगता है अपने इंडिया में, लिमिटेशन एक्ट के बाद अगर कोई पार्टी आपको प्रॉमिस करती है कि मैं इतना पैसा आपको, आप मेरे से मांगते थे, उतना तो नहीं बट मैं फॉर एग्जांपल 50,000 मांगते थे, वो टाइम बार्ड हो गया, लीगली अब आप उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते, बट मैं प्रॉमिस करता हूं आपको 40,000 रुपए दे दूंगा, दैट शुड बी इन राइटिंग, साइंड, तभी वो वैलिड माना जाएगा इवन विदाउट कंसिडरेशन। लास्ट क्वेश्चन जो अपन से पूछा गया है, दैट इज रिलेटिंग टू योर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अगेन इसका वेटेज अच्छा रहता है, सो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। अब अगेन इसके अंदर आपको पार्टीज अच्छे से समझनी है, तभी ये क्वेश्चन। अब पार्टीज की अगर अपन बात करें, इसके अंदर जो पार्टीज, जो क्वेश्चन अपन को बताया गया है, अमन ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बाबन हु एक्सेप्टेड इट पेएबल टू मगन और ऑर्डर मगन एंडोर्स द बिल टू गगन, गगन एंडोर्स द बिल टू आकाश टू बी डिलीवर्ड टू हिम नेक्स्ट डे, यानी गगन ने प्रॉमिस करा आकाश को बिल देगा अगले दिन। हाउएवर ऑन द डेथ ऑफ गगन ऑन द सेम डे हिज ओनली सन अंकित डिलीवर्ड द बिल, यानी गगन की डेथ हो गई, बिल किसने डिलीवर करा, अंकित ने। किसको करा, आकाश को। ऑन द नेक्स्ट डे एज इंटेंडेड बाय हिज डिसीज फादर, ऑन प्रेजेंटिंग द बिल ऑन ड्यू डेट बबन रिफ्यूज टू पे, एक्सप्लेनिंग the importance of delivery in negotiation, decide whether Akash can enforce the payment of the bill against Baban or the previous parties। अब इसका प्रोविजन समझे, अब इसमें पार्टीज का रूल समझते हैं। सबसे पहले अमन हो गया आपका ड्रॉर, बबन ने एक्सेप्ट करा पेमेंट करने के लिए, वो हो गया आपके लिए ड्रॉई। तीसरी चीज दैट इज मगन, वो हो गया आपके लिए पेई, जिसको पेमेंट किया जाएगा। अब उसने इंडोर्स करा फर्दन गगन को, जिसकी डेथ हो गई, एंड उसके सन दैट इज अंकित ने डिसाइड करा कि वो बिल ऑफ इंस्ट्रूमेंट दे देगा टूवर्ड्स आकाश। नाउ द थिंग इज, डिलीवरी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। डिलीवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 2 तरीके की हो जाती है, एक हो जाती है आपके लिए एक्चुअल डिलीवरी एंड द सेकंड वन इज योर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी में फिजिकली हैंड ओवर करते हो आप पोजेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट,
वेयर एज इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी उसके अंदर आप एक्नॉलेज करता है, यानी एजेंट एक्नॉलेज करता है कि वो आपके बिहाफ पे वो बिल ऑफ एक्सचेंज होल्ड कर रहा है। यहां पर जो आप चीज देखे दैट इज डिलीवरी कंप्लीट नहीं हुई, जो पार्टी इंडोर्स करने वाली थी उसकी डेथ हो गई, सो इवन दो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको इंडोर्स कर रहा चाह रहा है या डिलीवरी कर रहा है, इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड। लास्ट पार्ट जो इसके अंदर अपन से पूछा गया है दैट इज Reliable Limited, an Indian company, is a global leader in pharmaceutical products. For payment of the sale price of machinery imported from Alex Manufacturing Limited, a USA-based company, the Indian company drew a bill of exchange on Manish, a resident of Mumbai, who accepted the bill at Mumbai, payable to the exporter in Los Angeles. यानी ड्रॉअर कंपनी हो गई रिलायबल, ड्रॉई हो गया आपके लिए मनीष, एंड पेबल किसको हो गया दैट इज पे वहां पर हो गई कंपनी दैट इज देयर इन लॉस एंजलिस। बट क्योंकि यहां पर पर्सन दैट इज ड्रॉन इन इंडिया है एंड एक्सेप्टेड इन इंडिया है, तो ये इनलैंड बिल माना जाएगा। जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वेदर ये इंडियन बिल है, इनलैंड बिल है या फॉरेन बिल है, तो वो चीज आपको यहां पर बताई गई है। लास्ट पार्ट इसके अंदर जो आपको बताया गया है दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, एंड व्हेन द पार्टी इज इन अ डोमिनेंट पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर। अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्री कंसेंट का एक एक्सेप्शन कह सकते हैं, यानी फ्री कंसेंट नहीं माना जाता जब अनड्यू इन्फ्लुएंस से आपने किसी पार्टी को मोटिवेट करके कॉन्ट्रैक्ट करवाया है। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हो जाता है, दो पार्टीज है, रिलेशन सबसिस्ट करता है, एक पार्टी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, एक पार्टी वीक पोजीशन में, स्ट्रॉन्ग पार्टी ने स्ट्रॉन्ग पोजीशन का इस्तेमाल करके वीक पार्टी को फोर्स करा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब उसके लिए रिलेशन सबसिस्ट करना चाहिए, रिलेशन के अलग अलग टाइप्स आपको बताए गए, एंड पोजीशन कब होती है टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, दैट इज रियल अथॉरिटी, फिड्यूशियरी रिलेशन दैट इज आउट ऑफ ट्रस्ट, मेंटल डिस्ट्रेस, अनकॉन्शिएबल बार्गेन्स जहां पर आपको लगता है बहुत ज्यादा सस्ते में, जो अपन ने ऊपर देखा था दैट इज 2 लाख की प्रॉपर्टी 25,000 में, बट वहां आउटराइट रिजेक्ट हो गया क्योंकि साउंड माइंड का पर्सन नहीं था। अगर होता तो ये डाउट ये सस्पिशन आ सकता था, चेक किया जाता, नॉर्मल ट्रांजैक्शन होता, वैलिड होता, अदरवाइज अनड्यू इन्फ्लुएंस में एज अ प्रूफ एक्ट कर सकता था। नेक्स्ट अपन को जो बताया गया है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला राइट्स ऑफ बेलर अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। बेलर वो हो जाता है जिसने अपने गुड्स बेल करे हैं टुवर्ड्स अ बेली। अब राइट्स ऑफ बेलर अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, एंड सेकंड पार्ट आपसे पूछा गया ड्यूटीज ऑफ पॉनी। अब इफ द थर्ड पर्सन wrongfully deprives the bailey of the use or possession of the goods bailed or does any injury, the bailey is entitled to such remedies as the original owner। क्योंकि गुड्स उसको दिए गए, पोजेशन है, तो वो सेम राइट्स एक्सरसाइज कर सकता है जैसा ओरिजिनल ओनर एक्सरसाइज करता। नेक्स्ट आपको जो बताया गया ड्यूटीज ऑफ पॉनी, दैट इज अगर आपके पास कोई सामान गिरवी रखा जाता है सो आपकी ड्यूटीज क्या क्या रहती है। प्लेज के केस में सामान का ढंग से ध्यान रखना, सामान को यूज अनऑथराइज यूज नहीं करना, मिक्स नहीं करना, पेमेंट होने के बाद सामान को वापस दे देना, ये सारी की सारी ड्यूटीज अगेन डायरेक्टली आपको मेंशन करके दी गई है। एंड जो नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया है दैट इज मेसर्स वीएस ट्रेडर्स मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद मेसर्स पीएस ट्रेडर्स सेलर फॉर परचेज ऑफ 2000 kg of basmati rice specifically grown in Chhattisgarh state, would be packed in pink color bags of 25 kg each to identify the place of origin by specifying the mode of packaging of basmati rice। यानी यहाँ पर आपको बता दिया सेल बाय डिस्क्रिप्शन, एंड साथ ही साथ बायर ने अपना पर्पस बता दिया कि मेरे को इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में सामान डिलीवर होना चाहिए। अब अगर सामने वाली पार्टी मना कर देती या सेम तरीके से सामान सप्लाई नहीं करती, बायर के पास राइट है टोटली गुड्स को वो रिजेक्ट कर सकता है। On the other hand, what is the remedy available to the buyer if he has to accept the entire quantity to fulfill other contracts with parties? जिसके अंदर ये आ जाता है अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है लेटर ऑन, ऑल्दो वो रिजेक्ट कर सकता है, बट अगर वो एक्सेप्ट करना चाहे कर सकता है, एंड लेटर ऑन जो भी डैमेजेस वगैरह है वो सामने वाली पार्टी से ले सकता है। लास्ट पार्ट इसमें जो आपसे पूछा गया है, जो ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका, नितेश एग्रीड टू सेल हिज लैपटॉप टू दिनेश फॉर अ प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय कुसुम, a hardware engineer. However, before the delivery of laptop, Nitesh changed his mind and did not share any particulars and configuration of laptop with Kusum, which made her unavailable to do the valuation. Kusum refused to do the valuation.
Dinesh needed laptop for his project, so he promised Nitesh that if the laptop is delivered to him, he would pay a reasonable price for it. However, Nitesh decided not to sell his laptop to Dinesh. Now Dinesh wants to know from you, being a legal expert, whether Nitesh is bound by his promise as he agreed earlier to deliver his laptop at a reasonable price. If he does not agree to deliver the goods, what are the remedy available? So सबसे पहली चीज तो आपको ये बताई गई है, अगर आप प्राइस फिक्सेशन रखते हो एक थर्ड पर्सन के हाथ में, वो अगर प्राइस फिक्स नहीं कर पाता तो आप रीजनेबल प्राइस पे कर सकते हो. तो यहाँ पर आपने उसको दिया ही नहीं सामान प्राइस फिक्सेशन के लिए या एग्जामिन करने के लिए, सो वो चीज आपको सेक्शन 10 में बताई गई. नेक्स्ट आपको जो बताया गया, इन द इंस्टेंट केस एज कुसुम कैन नॉट डू वैल्यूएशन ऑफ लैपटॉप ड्यू टू नॉन शेयरिंग ऑफ पर्टिकुलर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन बाय नितेश who was bound by his promise, the agreement is void. The other remedy available to Dinesh is that he can claim damages from Nitesh, as he will be liable for damages to Dinesh who is not at fault. क्योंकि सामान वैल्यूएशन के लिए नितेश को देना था, उसने सामान दिया नहीं, जिस वजह से वैल्यूएशन हो नहीं पाया, जिस वजह से दिनेश को सामान मिला नहीं एंड उसको नुकसान हुआ. सो ये था अपना एक पूरा पेपर इवैल्यूएशन रिगार्डिंग ऑफ योर, जो अपना सैंपल पेपर अपन को भेजा गया था, जिसमें सारे कंटेंट अपन ने कवर कर लिए. डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट प्रोविजन आंसर करना प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन अपने लिए नहीं है. जो सबसे बड़ी अपने लिए दिक्कत रहती है दैट इज केस बेस्ड क्वेश्चन, उसको 3 पार्ट्स में आपको आंसर करना है, जैसा अपन ने डिस्कस करा. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड वील मीट सून. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.